पटियाला में कर्नल बाट का एक इंसिडेंट हुआ। 4 पुलिस वाले आते हैं, चारों इंस्पेक्टर ऑब्लिक सब इंस्पेक्टर, और आके बोलते हैं आप यहाँ से गाड़ी हटाइए। चारों उस दिन नशे में चूर थे। उन्होंने स्ट्रेट अवे उनसे मारपीट शुरू कर दी और बोले शुक्र है हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, नहीं तो एक एनकाउंटर कर चुके थे, दूसरा आज और करते। एक असर फौजी पर्सपेक्टिव आपको मैं पूछना चाहूँगा कि रैंक एंड फाइल पे या जब लोग देखते होंगे या सुनते होंगे क्या असर होता है सर? फौज को इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया गया है कि कभी आप बोलते हैं राजपथ पे मैट बिछाइए, आप सीआरपीएफ बीएसएफ को क्यों नहीं बोलते राजपथ के ऊपर मैट बिछाने के लिए? रैंक एंड फाइल पे इसका असर पड़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सोडस कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं फौज। स्पाइस जेट में एक एयरपोर्ट पे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ मारपीट हुई। मेरठ टोल पे हमने देखा एक जवान के साथ मारपीट हुई। जहां तक इन इंसिडेंट्स का सवाल है तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर हमारी लीडरशिप स्ट्रांगली बोले इसके बारे में, इसके अगेंस्ट में, तो क्या पुलिस एक्शन नहीं लेगी? नंबर 92 की बात है, संडे का दिन था, मैं मोगा में डिप्लॉयड था। हाँ, जाके जो कुछ हुआ टू कट इट शॉर्ट, अल्टीमेटली हमको उस थाने को फूकना पड़ा। एक कर्नल साहब थे, कोविड के दिनों में उनकी कैंसर से डेथ हुई थी। पेरेंट्स को शायद उनको फ्लाई करके क्रेमेशन की जो रिचुअल्स थे, फॉर्मेलिटीज थी, वो करनी थी, बट उनको चॉपर नहीं मिला। क्या हमारे ट्राई फोर्सेस अपने एंड पे डिसीजन नहीं ले सकते थे, ये तीनों चीफ, की हम उनको प्रोवाइड कर दें? डिसीजन मेकर्स ने डिसीजन नहीं लिया। इट वाज ए पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नमस्कार, सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आज वीकेंड पे यूजुअली हम किसी न किसी एएसएम के साथ कोई ना किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो आज हम कर्नल मुकुल के साथ चाय पे चर्चा करेंगे। और कर्नल मुकुल जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आर्मी इश्यूज़ पे बहुत वोकल, सोशल मीडिया पे वो रहते हैं। 35 ईयर्स उन्होंने अपने लाइफ के इस देश को, इस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मैं इनसे आज इस बारे में, जो कि एक विषय मेरे जहन के बहुत नज़दीक है या मेरे जहन में है काफ़ी टाइम से, उसके ऊपर चर्चा करूँगा। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कि कैसे कुछ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से हम सिविलियंस के पेट्रियोटिज्म पे या रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फोर्सेस पे एक असर पड़ता है या इसको एक सोशल मीडिया में बैड लाइट में दिखाया जाता है। तो इन 2-3 मुद्दों पे मैं आज मुकुल सर से चर्चा करूंगा चाय पे, और आशा है कि वो मेरे सभी सवालों का जवाब कैंडिडेटली देंगे जैसे कि वो रहते हैं, जैसे कि उनका नेचर है। थैंक यू मुकुल सर। आज संडे का दिन था, आपके साथ कई मुद्दों पे चर्चा होती रहती है, वीकेंड्स पे हम मिलते रहते हैं। सर, आज मैं एक आपसे अपना पर्सनल एक मुद्दा जो मेरे को लगता है मेरे बहुत जहन के क्लोज है, उससे जहन में बहुत काफ़ी टाइम से चल भी रहा था, और मैं मतलब इस पर थोड़ा सा मिलिट्री पर्सपेक्टिव, आप एक फ़ौजी हैं, लंबे समय तक आपने फ़ौज में काम किया है, इस विषय पे मैं बात करना चाहूँगा। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप यूजुअली बहुत इजीली कह दिया जाता है कि हमारा पैट्रियोटिज्म जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू फ्यू डेट्स, फ्यू वॉर्स, फ्यू इवेंट्स। लेकिन मैं एज अ सिविलियन, मैं अपने डिफेंस फोर्सेस को, ट्राई फोर्सेस को, किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस को बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनका सेक्रीफाइस जो है, मतलब वी सिविलियंस, वी आर ऑलवेज थैंकफुल। फिर भी सर, अभी कुछ एक दिनों में हमने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स या ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखे जहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशन को थोड़ा सा जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा गया। तो इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज। और आज मैं आपका एक एज अ मिलिट्री मैन पर्सपेक्टिव भी लेना चाहूँगा कि फ़ौज इसको कैसे देखती है, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हम सिविलियन इसको कैसे देखते हैं। तो सर, पटियाला में कर्नल बाट का एक इंसिडेंट हुआ कि पार्किंग में एक कर्नल साहब, सर्विंग कर्नल साहब, उनके बेटे के साथ थे। 2 व्यूज़ इसके ऊपर आए कि तो उन्होंने गाड़ी रॉन्गली पार्क की हुई थी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ऑल्टरकेशन हुआ पुलिस ऑफिसर्स के साथ। उसके बाद हमने फॉलो देखा कि पुलिस रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रोटेस्ट में आ गई और ESMs भी आ गए। क्या इंसिडेंट था सर वो? देखिए, मैंने उस केस को पूरे बड़ी ही नज़दीकी से देखा। कर्नल बात अपने बेटे के साथ अपने घर जा रहे हैं दिल्ली से पटियाला। ओके। रात को देर हो गई है, उन्होंने सोचा है घर जाके खाना खाएंगे, वाइफ को तंग करेंगे, उनकी वाइफ अकेले पटियाला में रहती हैं, तो हम लोग यहीं पे कुछ खाना खा लेते हैं किसी ढाबे पे, पटियाला से जस्ट आउट ऑफ पटियाला। वो रुके, उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी एक जगह पे, पार्किंग में गाड़ी थी, उनका बेटा उस समय अंदर गया हुआ था। 4 पुलिस वाले आते हैं, चारों इंस्पेक्टर ऑब्लिक सब इंस्पेक्टर, और आके बोलते हैं आप यहाँ से गाड़ी हटाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी हटा लेता हूँ, लेकिन ये तो बात करने का तरीका नहीं है ना। गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी है, कोई गलत रॉन्ग पार्किंग में नहीं है, ढाबे की पार्किंग में खड़ी है, पुलिस वाले वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, चलो हमको समझ में आती है बात। लेकिन जिस तरह से कर्नल बात से बात की गई और उन्होंने रिएक्ट किया कि ये तो बात करने का तरीका नहीं है, मैं हटा लेता हूँ गाड़ी, उन्होंने स्ट्रेट अवे उनसे मारपीट शुरू कर दी। ओके।
ये चारों उस दिन नशे में चूर थे, क्योंकि इन्होंने कहीं और किसी का एनकाउंटर किया था, ये कहते हुए सुबह के टाइम में कि उसने किसी को बच्चे को किडनैप किया था और हम उसको छुड़ाने गए थे तो किडनैपर को हमने मार दिया। दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। लेकिन इन्होंने कर्नल बाथ के साथ मारपीट की, उनका लड़का भी बीच में आया, जाहिर है अपने फादर को बचाने आया गई। इन्होंने दोनों को बुरी तरह मारा, ये उनका आई कार्ड छीन के ले गए और बोले शुक्र है हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, नहीं तो एक एनकाउंटर कर चुके थे, दूसरा आज और करते। अच्छा, ये इन्होंने कहा। कर्नल बाथ का आई कार्ड लेकर चले गए। उसके बाद में वो फादर सन किसी तरह से उठ के गए। फादर का चश्मा टूट चुका था, नीचे गिर चुका था, वो किसी तरह से वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में गए, वहाँ से उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। उनका हाथ टूट चुका था, प्लास्टर में थे, हम सब ने देखा है में। उन्होंने अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किया। वाइफ बेचारी रात को अकेली भागी, शी वॉज इन द नाइट ड्रेस, शी वेंट टू द SSP मिस्टर नानक। आई हैव नोन मिस्टर नानक पर्सनली, आई नेवर एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ ए बिहेवियर फ्रॉम मिस्टर नानक। उन्होंने उनको इधर से उधर घुमाया रात को कि ये हमारे थाने का नहीं है, ये उस थाने का नहीं है। द लेडी इज टू ब्रेव, शी वेंट टू द ढाबा ऑल्सो। ढाबे वाले ने उनसे कहा कि मैडम ये वीडियो कैमरा है, जो आपको चाहिए अभी ले लीजिए, सुबह तक सब गायब हो जाएगा। और वाकई में ऐसा हुआ, सुबह तक सब गायब हो गया। उन्होंने खैर वीडियो निकलवा लिया था और सुबह उस ढाबे वाले से उल्टा एक FIR दर्ज कराई पुलिस ने अगेंस्ट कर्नल बाथ कि वो यहाँ शराब पी के दंगा कर रहे थे और वॉट एवर इट इज। इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी कि फाइनली एक FIR लॉन्च हुई और उसके ऊपर ये कहा गया कि फिर फाइनली कहा हमने एक SIT बना दी है, जब काफ़ी प्रेशर पड़ा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट मैटर गया, हाई कोर्ट में भी इन्होंने उसको मैनेज किया पंजाब गवर्नमेंट ने, ये कहते हुए SIT फॉर्म कर दी गई और वो कुछ करेंगे। 4 महीने SIT ने कुछ नहीं किया। परिवार शुरू से CBI इंक्वायरी की मांग कर रहा था। आप मजे की बात देखिए, हम अपने आप को ये कहते हैं हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, हमारे यहाँ कानून का राज है। वो चारों पुलिस वाले आज तक नहीं पकड़े जा सके। अब CBI इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, कुछ नहीं हुआ आज तक उस केस के अंदर। कर्नल बाथ वापस अपनी जॉब पे दिल्ली आ गए, जहां वो और कोई वो छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है। ही इज पोस्टेड विद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, उसमें पोस्टेड है वो आदमी। और उनके साथ ऐसा किया गया। सर इसमें जब ये चीज़ें होती हैं, क्या एक असर फौजी पर्सपेक्टिव आपका मैं पूछना चाहूँगा कि रैंक एंड फाइल पे, या जब लोग देखते होंगे या सुनते होंगे, क्या असर होता है सर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है पिछले कुछ सालों में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। पिछले 5-7 साल में मुझे ऐसा महसूस होता है कि चूंकि फौज को इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया गया है कि कभी आप बोलते हैं राजपथ पे मैट बिछाइए, आप CRPF BSF को क्यों नहीं बोलते राजपथ के ऊपर मैट बिछाने के लिए? आप सिविल पुलिस को क्यों नहीं बोलते? आपने जो पहला इंटरनेशनल सो कॉल्ड इंटरनेशनल योगा डे हुआ, उस समय आपने जो है फौज के जवानों का इस्तेमाल किया राजपथ पे योगा मैट बिछाने के लिए और उठाने के लिए। डिग्रेडेशन हम दिन पे दिन देख रहे हैं जो हो रहा है। रैंक एंड फाइल पे इसका असर पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सोडस कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं फौज। मुकुल सर, इसमें हमने एक चीज़ देखी ना कि जब ESM पंजाब विंग, वेरियस ESM ऑर्गेनाइजेशंस ने कर्नल बाथ के सपोर्ट में प्रोटेस्ट किया, तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स भी जो थे वो आगे, उन्होंने भी। और ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जहाँ रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स इस पर्टिकुलर छोटे से, अगर हम देखा जाए तो इट वाज अ माइनर अल्टरकेशन, इस इशू पे वो भी उन्होंने प्रोटेस्ट करा। तो मतलब इसको हम कैसे, हम न्यूट्रल होकर इसको एज अ सिविलियन देखें? देखिए, जहाँ तक कर्नल बाथ का सवाल है, उनकी वाइफ ने बहुत ब्रेवली पूरे सिचुएशन को हैंडल किया। करेक्ट, शी वाज द वन जिन्होंने वो पूरा का पूरा एक्स सर्विसमैन का तबका जो पंजाब में था उसको मोबिलाइज किया। पंजाब का एक इतिहास रहा है, हर घर से कम एक फौजी गया है। वहां के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कर दिया जाए, बात तो गलत थी। और मिसेस बाथ ने जब कॉल दी और सब लोग इकट्ठे आए, वो बहुत अच्छा मंजर था कि सारे ESM एक प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने सॉलिडेरिटी दिखाई। आपका ये कहना पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस भी आई उसके लिए, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन अगर सही बात के लिए आती तो मैं भी अप्रिशिएट करता। यहां तो वो उन चारों पुलिस वालों को बचाने के चक्कर में लगे हुए थे, जो कि ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी थी। क्योंकि बाद में जब फाइनली मिसेस बाथ पुलिस स्टेशन में गई है तो वहां एक रॉनी नाम का इंस्पेक्टर था, उसने उनसे माफी मांगी है, उनका आई कार्ड उनको दिया है, ये बोलते हुए कि आपको तो पटियाला में आप माफ कर दीजिए। दूसरे पुलिस वाले कह रहे हैं मैडम माफ कर देंगी, आप उनसे माफी मांग लो, इनके पैर छू लो। तो वो बोल रही है नहीं मैं तो नहीं मानूंगी। तो कह रहे हैं हम आपको पटियाला में नहीं रहने देंगे। ये पुलिस कह रही है। यस, ये कोई तरीका था? तो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का जहां तक सवाल है कि वो प्रोटेस्ट में आई, वो गलत बात के लिए प्रोटेस्ट में आई।
आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी अगर वो कहती कि यस, कानून को अपना काम करने दीजिए, चाहे कोई भी है। गलती कर्नल बात की है तो वो सामने आ जाएगी, गलती पुलिस वालों की है तो वो सामने आ जाएगी। लेकिन नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना चाहती थी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। और बॉचअप भी किया होगा बॉचअप तो हुआ ही है, तभी तो हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उनकी बेल रिजेक्ट हुई हाई कोर्ट से, बाद में सुप्रीम कोर्ट आए ये लोग, सुप्रीम कोर्ट से ही बेल रिजेक्ट हुई। लेकिन बावजूद इसके आज तक वो चारों पुलिस वाले दे आर एट लार्ज। सर अभी जैसे आपने बताया कि हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं, साल 2 साल की ही बात कर लूँ तो इवन इनफैक्ट अगर हम 1 महीने की पहले की बात करें तो स्पाइस जेट में एक एयरपोर्ट पे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ मारपीट हुई। उसमें मैंने भी ट्वीट करी थी एज अ सिविलियन, मैंने सपोर्ट भी किया कि भाई आए दिन फौजी मोलेस्ट होते रहते हैं, मैन हैंडल होते रहते हैं, एक बार कर्नल साहब ने अपना जौहर दिखा दिया तो क्या हो गया। तो उसमें भी कई सिविलियन ट्वीट्स नीचे आए कि भाई आप दोनों साइड की स्टोरी सुनो। तो सर हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हाउ टू चूज साइड, हाउ टू टेक साइड्स। मेरठ टोल पे हमने देखा एक जवान के साथ मारपीट हुई, अब उसमें भी गांव लोकल आया और नेक्स्ट डे उसकी तोड़फोड़ हुई, तो वो एक जवाब था। मुकुल सर मेरे को ये पूछना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी, आपकी लीडरशिप इन इंसिडेंट्स में चुप क्यों रहती है, और ये ऑफ लेट इन इंसिडेंट्स में? देखिए, मैं ये कहूँगा 2016 के बाद फौज पूरी तरह से पॉलिटिसाइज हो चुकी है। आज की तारीख में लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आपको सीढ़ी क्लाइम करनी है, सीनियर रैंक पे पहुंचना है, तो आपको पॉलिटिशियंस को हर हालत में मक्खन लगाना पड़ेगा, ऐसा सोचना है। जहां तक इन इंसिडेंट्स का सवाल है तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही। अगर हमारी लीडरशिप स्ट्रांगली बोले इसके बारे में, इसके अगेंस्ट में, तो क्या पुलिस एक्शन नहीं लेगी? आपने मेरठ वाले इंसिडेंट का जिक्र किया, कितनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, वो टोल प्लाजा वहां से हटा दिया गया, वो जो कुछ हुआ, क्यों कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा उस गांव को? क्यों वहां की लोकल आर्मी ने एक्शन नहीं लिया? दैट इज माई क्वेश्चन सर, कि अगर वो गांव का ना होके दिल्ली का या किसी और स्टेट का होता तो शायद ये मैटर रफा दफा हो जाता। सो वो उस लोकल गांव का था जिसकी वजह से गांव वाले आए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर यही इंसिडेंट साउथ में कहीं हो या यही इंसिडेंट ईस्ट या वेस्ट में कहीं हो, फौज एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्यों इंटरवीन नहीं करती? मैंने अभी आपको बताया ना, ऑफ लेट सिस्टम बदल गया है। अदरवाइज इंसिडेंट्स तो ऐसे ऐसे हैं, अगर मैं बहुत पुरानी बातें करूं तो। नहीं सर, करते हैं, बात करते हैं। मेरे को एक इंसिडेंट याद है 1959 शायद, जनरल थिमैया वाज द चीफ एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीएम होते थे पंजाब में, प्रताप सिंह कैरो वाज द सीएम। मैं आपको बताता हूं पूरा इंसिडेंट। एक कर्नल सेन थे और उनका एक यंग कैप्टन उसमें अपनी वाइफ के साथ एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने गया। एंड व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ, तो वहाँ किसी ने उनकी वाइफ को मोलेस्ट किया, तो हम ही बिसीज दैट सिनेमा हॉल, ही वॉज परेडेड, ही वॉज बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू। यहाँ ये अब क्यों नहीं हो रहा? एंड एट द कर्नल लेवल उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो यहाँ के आज के इंसिडेंट्स हैं, तो मतलब देखिए, ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल दोज डेज, चंडी मंदिर में वो यूनिट थी। करेक्ट। प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं के बेटे ने ऐसा किया था। करेक्ट। आज की तारीख में वहाँ पीवीआर बन गया है, उस समय उसको केसी थिएटर कहा जाता था। करेक्ट। उसमें हुआ था ये इंसिडेंट। अगले दिन प्रताप सिंह कैरो जो चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि उनके लड़के को रात को अंदर ले गए थे चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन में, वो मिलने आए, उनकी गाड़ी भी रोड पे खड़ी करा दी गई बाहर, उनको चंडी मंदिर में घुसने नहीं दिया, और वो 3 किलोमीटर पैदल चल के गए अंदर कमांडिंग ऑफिसर से मिलने के लिए। वो भी एक मंजर था। हम पॉलिटिशियंस को कोई हवा नहीं देते थे, बिकॉज आर्मी वाज सपोज्ड टू बी टोटली अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सर वो डिसीजन प्योरली आर्मी का था टू रिटेलिएट? वो बिल्कुल डिसीजन कमांडिंग ऑफिसर का था। बाद में पार्लियामेंट में सवाल उठा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा हुआ, उनको उनकी इतनी बेइज्जती की गई, और हमारे जो देन जनरल थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल के.एस. थिमैया, उनको पार्लियामेंट में बुलाया गया, और पार्लियामेंट में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस में सारी बात खत्म कर दी। उन्होंने ये कहा इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं, कि अगर हम अपनी खुद की लेडीज की डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस देश की डिग्निटी को बचाएंगे? दैट मीन्स कि चीफ ने अपने कर्नल को सपोर्ट किया। yes, और बात खत्म हो गई। उसके बाद बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। और इन द पार्लियामेंट यू आर सेइंग, इन द पार्लियामेंट। आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है? इफ नॉट चीफ, एटलीस्ट कमांडिंग ऑफिसर, एटलीस्ट डिव कमांडर, एटलीस्ट ब्रिगेड कमांडर, एटलीस्ट कोर कमांडर। आप क्या बात कर रहे हैं? बॉम्बडीला में आपने देखा नहीं इंसिडेंट क्या हुआ था 2015 में? यस सर, वो उस पे भी मैं आ रहा था कि जिसमें डिफेंस मिनिस्टर को फ्लाई करके वहां जाके, हाँ जी, डिफेंस मिनिस्टर में जाके सुलह करानी पड़ी थी।
देखिए वो इंसिडेंट क्या था सर, व्यूअर्स के लिए बताएं एक बार। बॉम्बडिला में वो कर्नल साहब ने एसपी को पुलिस ने बदतमीजी की थी आर्मी वालों के साथ में। वो एक लद्दाख स्काउट्स की यूनिट थी, अरुणाचल स्काउट्स की यूनिट थी, उससे बदतमीजी हुई थी। और उसके बाद में जो उनके कर्नल साहब थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय पे, ही वाज अ वेरी डेयरिंग चैप। ही वेंट टू द ऑफिस एंड ही सेड यू डेयर नॉट टच माय बॉयज, करेक्ट, एंड नेक्स्ट टाइम यू कम टू बॉम्बडिला बी केयरफुल, आई विल सॉर्ट यू आउट। करेक्ट, दैट वाज द टाइम। देखिए उस रात जब कर्नल बात के साथ ऐसा हुआ पटियाला में, अगर मैं पटियाला का कमांडर होता, अगले 6 दिन में हिलने नहीं देता पुलिस को, मैं वहां सबको सीज कर देता। इतनी बड़ी बेइज्जती। आपको मैं अगर अपना खुद का इंसिडेंट बताऊं, जब मैं कैप्टन था 92 में, नवंबर 92 की बात है, संडे का दिन था, मैं मोगा में डिप्लॉयड था, उस समय ऑपरेशन चल रहा था। मेरा उस आदमी से कुछ लेना नहीं था। 19 पंजाब का एक CHM गुरमेल सिंह छुट्टी आया था, मेन हाईवे पे उसका गांव था, गांव का नाम मुझे आज तक याद है, पुराने वाला विलेज। उसकी कोई गांव में रंजिश थी किसी से छोटी मोटी बात को लेके। वहां की पुलिस ने उस जो वहां का लोकल रेजिडेंट है उसके साथ हॉबनॉब किया और इसको उठा लिया, उठा के इसको मारा और इसको एनकाउंटर करना चाहते थे। उन दिनों एनकाउंटर करने का बड़ा एक प्रचलन था। 92 में गया। उसकी वाइफ मेरे कैंप में आई, मैंने सोचा कोई छोटी मोटी बात है, मैं वहां चला गया। वहां जाके जो कुछ हुआ, टू कट इट शॉर्ट, अल्टीमेटली हमको उस थाने को फूकना पड़ा, उस SHO को मुझे अरेस्ट करना पड़ा, जबकि मेरे पास कोई पावर नहीं थी अरेस्ट करने की। पार्लियामेंट में सवाल, उस पंजाब असेंबली में सवाल उठा, कुछ नहीं हुआ। आर्मी सपोर्टेड मी टोटली थ्रू आउट, कि कैसे इन्होंने उठा लिया छुट्टी पे आए हुए CHM को। एक वो भी जमाना था। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, रादर आई वाज गिवन ए पैट। और इनफैक्ट जो उस समय के लोग थे जिन्होंने मेरी को सपोर्ट किया था, वो जनरल बन के रिटायर भी हो गए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। हम उनसे क्यों नहीं लेते हैं, हम वो सबक क्यों नहीं सीखते हैं आज की तारीख में। तो सर जब आपने ये डिसीजन लिया कि यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, और जब आपने उस पर जो भी कार्रवाई करी, क्या आपने सीनियर्स को लूप में लिया था या आपने पहले कर दिया और बाद में आपने? कोई सीनियर्स उस मौके पे नहीं थे, उस मौके पे मैं ही सीनियर मोस्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वहां जाके जो भी सिचुएशन बनी हम करते चले गए। यस, जब तक मैं लौट के आया, जब तक मामला फ्लेयर अप हो चुका था, मेरे GOC आ चुके थे, मेरे कमांडर आ चुके थे, सब लोग आ चुके थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे से अलग से किसी ने कुछ भी बात की हो मेरे सीनियर्स ने, लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल था, उनको बोला ठीक पीटा इसने। CHM गुरमेल सिंह ना तो मेरी यूनिट का था, ना मेरा उससे कोई पहले कोई आपका था, ना आज है, लेकिन एज ए फौजी मेरा खून खौलता था कि कैसे इसने मार दिया। आज की तारीख में आप बताइए, आप आए दिन इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, जवान को पीट देती है पुलिस, किसी JCO को पीट देती है, किसी ऑफिसर को पीट देती है, उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉर्डर पर खड़े होकर आपको गार्ड करेगा। इवन ट्रैफिक पुलिस के साथ कई टोल प्लाजा पे देखिए क्या तमाशे हो रहे हैं। कानून बिल्कुल क्लियर है, सर्विंग आर्मी पर्सनल, एयरफोर्स पर्सनल, नेवी पर्सनल के ऊपर टोल लागू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इतने इंसिडेंट हो चुके हैं, ना तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई ठीक से ऑर्डर निकालती है, ना उसको इंप्लीमेंट करती है, और ये जो गुंडे बिठा रखे हैं इन्होंने टोल बूथ के ऊपर, ये अपनी मनमर्जी करते हैं। सर फिर इसमें वही बात आ जाती है ना कि अब किसी भी लेवल पे हमारे कोई भी, लेट्स से मेरठ है, मेरठ में कोई यूनिट होगी, कोई उसके बाद ब्रिगेड होगी, कोई डिव होगी, कोई कोर होगी, जिसके भी अंडर वो जुरिस्डिक्शन में आता है। अब हमने एक भुवनेश्वर का इंसिडेंट देखा था सर, जिसमें एक यंग मेजर अपनी फियांसी के साथ था, और वहाँ पे मेरे को जो सुनने में आया कि आर्मी ने टेकअप किया उस इशू को। आप मैं आपको बताता हूँ, मैं उससे बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड था। इस 14 सितंबर, आज 11 सितंबर है, 3 दिन बाद 1 साल हो जाएगा उस इंसिडेंट को। क्या इंसिडेंट था सर? इंसिडेंट बड़ा छोटा सा था। एक ऑफिसर छुट्टी गया हुआ था, भुवनेश्वर का रहने वाला था, शाम को अपनी फियांसी के साथ वो गाड़ी में कहीं जा रहा था। कुछ लोकल गुंडे आए और उन्होंने उस कपल को तंग करने की कोशिश की। वो लोग पास के ही पुलिस स्टेशन, आई थिंक भरतपुर वाज द पुलिस स्टेशन नेम, वो लोग वहां पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने FIR दर्ज करनी चाहिए, उनकी गाड़ी को डैमेज हुआ था, जो कुछ हुआ था उन्होंने कंप्लेंट करनी चाहिए। बजाय कंप्लेंट करने के उस पुलिस स्टेशन के लोगों ने उस ऑफिसर को, कैप्टन साहब को, तो अंदर कर दिया। अच्छा। और उसकी फियांसी के साथ में मोलेस्टेशन किया। मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, मोलेस्टेशन किया। ओके। हमारी लीडरशिप ने केस टेकअप किया। ओके। किस लेवल पे सर? केस चीफ मिनिस्टर लेवल पर टेकअप हुआ। चीफ जस्टिस ने भी वो चलाया उसके ऊपर कुछ मुहिम। और मजे की बात देखिए, आज तक टिल डेट वो जो हमारी लेडी थी जिसको उन्होंने मोलेस्ट किया था, वो बेल पे है। शी इज फेसिंग अ ट्रायल। पुलिस वालों को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया, कुछ दिनों पहले मुझे पता लगा वो पुलिस वाले रीइंस्टेट कर दिए गए हैं। हमारे लीडर्स ने कोशिश की है चीफ मिनिस्टर से मिलने की और पता करने की क्या हुआ है, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल वो है विचार, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आई वॉश है, कोई कुछ नहीं कर रहा है।
अब लोग भूल चुके हैं, 1 साल पुरानी बात है, जो हो गया सो हो गया। आप कल को एक्सपेक्ट कीजिए क्या वो कैप्टन साहब कभी ये सोचने में मजबूर नहीं होगा कि हम इस देश के लिए सब कुछ करते हैं, ये देशवासी क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ये सिविल पुलिस यहाँ की क्या करती है हमारे लिए। सर पब्लिक मेमोरी इज ऑलवेज वी हैव Yes, सीन public वेरी memory शॉर्ट। short. आज ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये सारे इंसिडेंट लगभग अब फेड अवे हो चुके हैं पब्लिक मेमोरी में, और ये सिविलियंस को बैड शेप में दिखाते हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही मतलब जनरली हमें कहा भी जाता है ब्लडी सिविलियंस। तो सर बट इसमें एक मैं दूसरा एस्पेक्ट भी लाना चाहता हूँ कि जैसे सर कुछ एक जगहों पे मैं बार बार क्यों इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपकी लीडरशिप, हमने कहीं जगह देखा है जहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग पावर शायद आपके पास होती है, उसके बावजूद भी आप इसको यू जस्ट पास इट अवे टू दी सिविलियन काउंटर पार्ट्स। हमने एक कर्नल साहब थे, कोविड के दिनों में उनकी कैंसर से डेथ हुई थी, कर्नल बाल। Yes. और मेरे को लकीली एक चांस मिला था जब मैं अपने एक्सपीडिशन के लिए एक बार नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में था, तो वो मेरे साथ मेस में टेबल पे साथ थे, और मेरे को कभी नहीं पता था कि ये हमारा मतलब फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग होने वाली है। तो कोविड के दिनों में सर उनको शायद उनका बैंगलोर में उनका ही पास्ट अवे इन बैंगलोर मिलिट्री हॉस्पिटल, एंड पेरेंट्स को शायद उनको फ्लाई करके क्रेमेशन की जो रिचुअल्स थे फॉर्मेलिटीज़ थी वो करनी थी, बट उनको चॉपर नहीं मिला, और ट्रैवलिंग दिल्ली टू या जहाँ से भी उन्होंने करना था टू बैंगलोर वॉज वेरी लेंदी। उसमें सर मैंने देखा कुछ है कि ये सेम्स ट्वीट कर रहे थे कि भाई सिविल अदारे जो हैं हमारे वो हमें परमिशंस नहीं दे रहे, प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं, प्रोटोकॉल्स वो कहते हैं। एक पेरेंट्स को अपने या बेटे के लास्ट राइट्स पे भी जाने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही। सर मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे ट्राई फोर्सेस अपने एंड पे डिसीजन नहीं ले सकते थे ये तीनों चीफ की हम उनको प्रोवाइड कर दें एक मैं चौपर? आपको जवाब देता हूँ। पहली बात, दिल्ली से बेंगलोर चॉपर नहीं जा सकता था, उनको एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट दिया जाना था बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। ओके। यहाँ पे इस केस में वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ही वाज अ वेरी हाईली डेकोरेटेड एंड ए गैलेंट ऑफिसर हु पास्ड अवे बिकॉज ऑफ दैट डिजीज, एंड कोविड का समय था, कॉमर्शियल फ्लाइट्स चल नहीं रही थी। जो इशू आ रहा था वो ये था कि ऑफिसर के पेरेंट्स सिविलियन थे, दे वर नॉट फ्रॉम द फोर्सेस। ओके। सर्विंग तो नहीं, वो रिटायर्ड भी नहीं थे। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे केसेस में जहां सिविलियंस को आपने एकोमोडेट करना है किसी सर्विस एयरक्राफ्ट में, तो आपको परमिशन चाहिए एमओडी से। ओके। एक तो कोविड का समय था, ऊपर से एक रेड टेपिज्म था। एमओडी कहती थी आप अपने उस स्तर पे कर लीजिए, आप अपने एयरक्राफ्ट भेज लीजिए। यस, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर हमारी ट्राई सर्विसेज चाहती तो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हमारे पास भी थे, भेजे जा सकते थे। लेकिन हम ये चाहते थे कि एमओडी से उसकी सैंक्शन मिल जाए, क्योंकि सिविलियंस को फ्लाई करना। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट था? नहीं था इंपॉर्टेंट, लेकिन डिसीजन मेकर्स ने डिसीजन नहीं लिया। इट वाज ए पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको बाय रोड जाना पड़ा। सर एक चीज़ और थी, जब हमने एक पीछे देखा था कि कुछ एक मिलिट्री रास्ते पब्लिक के लिए खोले गए, सिविल पॉपुलेशन के लिए खोले गए, इस पे भी काफ़ी एक सोशल मीडिया की बात करूं तो डिवाइड काफ़ी देखने को मिला सिविल वर्सेस। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, मैं दिल्ली रेजिडेंट, तो परेड रोड आपका जो है वो पहले ब्लॉक था, तो अगर कोई वेस्ट दिल्ली से टुवर्ड्स एयरपोर्ट जाना चाहता है तो परेड रोड खुला होता आज जैसे है, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है मानेकशॉ सेंटर की तरफ जाने के लिए, एसपी मार्ग जाने के लिए। उसके खुलने के बाद एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दिल्ली कैंट में हुआ था कि एक आर्मी वाइफ का मर्डर हुआ था। फर्स्ट 2 days सर द स्टोरी वाज फ्लोटेड, इन सिविलियंस के लिए रास्ता खोल दिया तुमने, इन सिविलियंस के लिए कर दिया, बट इट टर्न आउट टू बी समथिंग एल्स लेटर ऑन, अनफॉर्चुनेट। सर ये एक क्या फोर्सेस की तरफ से भी या एक सर्विसमैन की तरफ से भी है कि नोशन है कि सिविलियंस हैं तो गलत ही हैं, ऐसा ये डिवाइड क्यों वाइड? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, वी हैव टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर। पहले मैं आपको ये बता दूं, वो जो इंसिडेंट हुआ था, एक आर्मी वाइफ का मर्डर हुआ था, वो बरार स्क्वायर के पास हुआ था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ इस बात का कुछ लेना नहीं था। और जहां तक कैंटोनमेंट्स खोलने का सवाल है, ये एक गवर्नमेंट का पॉपुलिस्ट एक्शन था। मैं आज भी कहता हूं वो नहीं लिया जाना चाहिए था, बिकॉज उसकी वजह से हमारे फोर्सेस और टाई अप हो गए हैं। जो पहले 2 गेट बंद करके काम चलता था, मैं आपको उसी परेड रोड की बात बताता हूं। उस परेड रोड पे बहुत सारे गेट्स हैं, टॉरस गेट है, थिमैया गेट है, करियप्पा गेट है, बहुत सारे गेट्स हैं। आप वहां से आए, मानिकशॉ सेंटर की तरफ से आए, पहले उनके ऊपर हमें गार्ड रखने की जरूरत थी, अब उनके ऊपर गार्ड रखने पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट बढ़ गई ना, गवर्नमेंट रिसोर्सेज टाई अप हो गए ना, ये गार्ड्स कहीं और काम में आ सकते थे। इसका दूसरा भी तरीका हो सकता था कि हम कोई ऐसा वो इन्वेंट करते कि जो एक जेन्युइन वहां से पास करना चाहता है वो कर सके। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आपने कहा कि हम सारे कैंटोनमेंट्स खोल रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ
आपने वो रोड तो खोल दी, परेड रोड, लेकिन जो साइड में अंदर जाने वाले रास्ते हैं उन पे आपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। आज की तारीख में वहाँ डिप्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। बट सर कोई एक्चुअल में थ्रेट इससे इंक्रीज हुआ, थ्रेट परसेप्शन पे कोई असर पड़ता है? देखिए आप किसी भी, देखिए एक आदमी यूनिफॉर्म्ड है, उसके पास आई कार्ड है या वो यूनिफॉर्म में है, हमें ऐसा विश्वास है कि ये आदमी कोई भी सबवर्सिव एक्टिविटी नहीं करेगा किसी कैंट में या मिलिट्री स्टेशन में आके। करेक्ट। सिविलियंस तो दूसरी कंट्री से भी आते हैं, हमारे भी अंदर कुछ इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, किस किस को चेक करेंगे आप? सर ओके, अब हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। सर इसमें मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे फौजी छुट्टी पे आया या रिटायरमेंट के बाद जब वो आता है तो उसको अपने घर के कुछ काम करवाने हैं, या जो राशन कार्ड कह लो, रजिस्ट्री कह लो, या इसके लिए उसको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और मैंने कई पर्सनल इंटरव्यूज़ भी किए हैं जहाँ मतलब कई कई दिन उनको, मतलब कई कई महीने बीत जाते हैं, उनका काम नहीं होता, और सिविल अदारे भी उनको ठीक से ट्रीट नहीं करते। क्या आर्मी अपने लेवल पे या नेवी एयरफोर्स अपने लेवल पे कुछ ऐसा जैसे हम कुछ ऐसा डिपार्टमेंट बना दें जो उनकी इस तरीके की प्रॉब्लम हर डिस्ट्रिक्ट में हम बना दें कि उस तरीके की प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी हो जाए, जहाँ पे सिविल अदारे हैं वहाँ पे इनके 2-2 फौजी बैठ जाए जो इन चीज़ों को सिर्फ एक सर्विसमैन या सर्विंग फौजीज के लिए ही देखें? क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता आर्मी की तरफ? देखिए हमने शुरुआत में पंजाब के बारे में बात की। पंजाब में आज भी एक सिस्टम है, अगर आप चंडीगढ़ आरटीओ में जाएंगे, सैटरडे के दिन सिर्फ वो आर्मी पर्सनल को लेते हैं, हाफ डे के लिए आरटीओ खुलता है। ओनली सर्विंग आर्मी पर्सनल एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, उनके केसेस मतलब जो भी उनका आरटीओ संबंधित काम है वो होता है। ओके, दिस इज ओनली इन पंजाब? ओनली इन पंजाब, नोवेयर एल्स। नाउ आई एम कमिंग कि आपने कहा कि भाई फौज इस तरह से क्यों नहीं करती। फौज के पास वेयर विद ऑल तो है, लेकिन वेयर इज द टीथ, वेयर इज द लॉ? हमारी बात सुनता कहाँ है सिविल डिपार्टमेंट में कोई आदमी? जब आप फौज की बेइज्जती करेंगे इस तरह से कि कोई एक पुलिस का कांस्टेबल ही थप्पड़ मार के चला गया, लखनऊ में इंसिडेंट हुआ, वो एक सर्विंग कर्नल के साथ में, कर्नल सुमन के साथ में, वो एक सब इंस्पेक्टर जो है गलत रास्ते जा रहा है उसको मार के चला गया। आज तक क्या हुआ कि वो कह रहे हैं वो इंस्पेक्टर भागा हुआ है? ये क्या आप बात करते हैं? पीछे एक सर्विंग फौजी को कावड़ियों ने भी शायद, हाँ, वो एक्चुअली सीआरपीएफ का आदमी था, वो सीआरपीएफ का था। तो सर इसमें अब आप वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? कुछ इसका परमानेंट सोल्यूशन आप देखते हैं? क्योंकि मैं एज अ सिविलियन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आई रिस्पेक्ट माई फोर्सेज अलॉट, और हमने ड्यूरिंग कारगिल से लेके आज तक जितने भी ऑपरेशंस हमने जो टेलीवाइज बैटल्स देखी हैं, हमने कारगिल के बाद भी एक बार आपको पता होगा ब्लड डोनेशन की अपील की गई थी, तो ब्लड बैंक्स वर ओवरफ्लोड। सो मैं इन चीज़ों से सर बहुत आहत होता हूँ जब ये इंसिडेंट्स आते हैं। कुछ एक बहुत साइड्स, मतलब हमारी साइड से भी अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती हैं, और ईएसएम्स की भी कुछ ट्वीट्स जो हैं जो हमें पर्सनली बहुत हर्ट करती हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। वी सैल्यूट आवर फोर्सेज एंड उनके सेक्रीफाइस का हम शायद 10% भी नहीं कर सकते। वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं, ये गैप कैसे ब्रिज हो? देखिए अभी आपने शायद थोड़े दिनों पहले अखबारों में पढ़ा हो या टीवी में देखा हो, जो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि भाई हम एक सेल बना रहे हैं जिसके अंदर हम आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की हेल्प करना चाहेंगे। उन्होंने नालसा के कोलैबोरेशन के साथ में ऐसा एक शुरुआत की है। ये एक बहुत ही वेलकम शुरुआत है जो उन्होंने करी है। आई विश अदर्स कैन टेक ए क्यू फ्रॉम जस्टिस सूर्यकांत एक्शन व्हाट ही हैज टेकन। ही वेंट टू J&K एंड देयर ही अनाउंस्ड ऑल दिस व्हाटएवर हैपेंड। हालांकि अभी तक वो अमल में नहीं आया है, लेकिन हाँ उसके ऊपर काम चल रहा है। आई एम अवेयर ऑफ दैट। मैं कई साल से ये रिक्वेस्ट करता चला आया हूँ, मैंने हर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि आप महीने में एक दिन दे दीजिए जहाँ फोर्सेस के केस आप देख सकें। हमारे फौजियों के पास इतना वेयर विदौल नहीं है, छुट्टी नहीं है, आने के साधन नहीं है कि वो हर महीने 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट आके अपना केस लड़ सके। केसेस तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, उसको तो हम रोक नहीं सकते। कम से कम सुनवाई तो कर लीजिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। मैंने पहली बार ये पहल होते हुए देखी है जस्टिस सूर्यकांत से कि जहां उन्होंने कहा है कि हम इस तरह का एक You see it as a welcome step? आई डेफिनेटली सी इट एज अ वेलकम स्टेप, बट इस वेलकम स्टेप से बाकी डिपार्टमेंट्स को भी क्यों लेना चाहिए? बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं होता? तो सर आप अपनी लीडरशिप को लिखिए कि वो भी दे आर इन, आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा वहां पे एक गैप है हमारे यहाँ, उस जगह पे गैप है। सर वी आर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, बट एक बार मैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाऊंगा। कर्नल बाट जो आप पर्सनली फॉलो कर रहे हैं सर, पंजाब साइड में वी हैव अ कोर एट जलंधर, 10 कोर आई गेस, एंड जलंधर ठीक है, कोर है वहां पे, 11 कोर 10 जो व्हाटएवर, एंड देन वी हैव अ वेस्टर्न आर्मी कमांड हेडक्वार्टर्स। उसके बावजूद हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें चीफ ऑफ स्टाफ वेस्टर्न कमांड ने जो है एड्रेस किया था प्रेस को अलोंग विद द डीजीपी पंजाब पुलिस। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट सम concrete steps will be taken, at least if not to support Colonel Bath in his fight, but at least to ensure that in future such incidents do not take place. I'm sorry,
I was disappointed after seeing that whatever happened. They didn't take any question. They just I saw that. No, fine. You have not taken any questions. Even that is acceptable. But at least some concrete steps should have been announced there that this is what is going to happen. Nowadays, all armed forces personnel, whether serving or retired, they are left to fend for themselves. आपने देखा होगा नोएडा में एक इंसिडेंट हुआ था, एक पैरा के कर्नल साहब थे, उनके साथ वहां के वो एसडीएम रहता था और छोटी मोटी बात पे उनको जो पुलिस से अरेस्ट करा दिया था, मोलेस्टेशन के चार्ज लगा दिए थे, मोलेस्टेशन के चार्ज, और रात को कैंडल लाइट SC/ST एक्ट लगवा दिया था, रात को कैंडल लाइट मार्च निकालना पड़ा था नोएडा में। देयर इज ए लार्ज गैदरिंग ऑफ आवर एक्स सर्विसमैन। करेक्ट सर। किस तरह से उन कर्नल साहब को छुड़ाना पड़ा था। तो ये तो तरीका है, क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की बातें होती हैं। सर आपने काफ़ी मेरी क्वेरीज को एक अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच सर। आपसे ये डिस्कशन चलता रहेगा आगे भी, वेलकम, और एनी टाइम, वेरियस इश्यूज पे आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।